नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लगातार 2 सालों से न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि श्रीलंका की फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पिछले 2 सालों में वहाँ पे गवर्नमेंट में भी काफ़ी स्टफल रहा है और बहुत बार गवर्नमेंट चेंज हुई है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस गए। श्रीलंका ने कई बार फाइनेंशियल असिस्टेंट की गुहार भी लगाई इंडियन गवर्नमेंट से, चाइनीज़ गवर्नमेंट से और बहुत से वर्ल्ड की कंट्री से। आपको याद होगा इंडिया ने कई बार इनको फाइनेंशियल पैकेज भी दिए हैं, कभी $400 मिलियन का, कभी $100 मिलियन का, कभी $200 मिलियन का। अभी रिपोर्ट निकल के सामने ये आ रही है कि 2022 जो ईयर है इनके लिए बहुत ही ख़राब साबित होने वाला है और इस साल ये बेसिकली ये पूरी कंट्री एज अ होल बैंकरप्ट हो सकती है। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों, क्या रीज़न है इस कंट्री के बैंकरप्ट होने का, क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं फ्यूचर में और किस तरीके की सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है कंट्री को अगर वो कंट्री बैंकरप्ट होने के कगार पे होती है, बैंकरप्ट हो गई होती है तब। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये न्यूज़ आर्टिकल है और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो काफ़ी गहरे थॉट्स आए मुझे श्रीलंका को लेके, कंट्री एज अ होल जो बैंकरप्ट होने जा रही है। इसमें लिखा हुआ है श्रीलंका ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी विथ रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन एंड माउंटिंग ड्यूज। अभी मैं आपको बताऊँ, ये सबसे पहले रिपोर्ट आई थी गार्डियन की तरफ से और इन्होंने बोला था कि इनका जो रीपे करने का अमाउंट है, इनके ऊपर जो टोटल लोन है वो 7.3 बिलियंस का है। डोमेस्टिक और फॉरेन लोन अगर मिला के देखें, जो इनको 12 महीने में यानी 2012 में 2022 में इनको रीपे करना होगा अलग अलग कंट्रीज़ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन की हो। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न वही गिने चुने जिनकी मार सबके ऊपर पड़ी है लगातार मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ। जैसे कोविड-19 हो गया, एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इनकी इकॉनमी का सबसे बड़ा शेयर जो है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो टूरिज़्म है। देखिए, श्रीलंका ऐसी कोई बहुत बड़ी कंट्री है नहीं, इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, इसलिए इंडिया हमेशा इसको अपने साथ मिला के एक स्ट्रेटजिक पार्टनर की तरह इंडियन ओशियन के रीजन के लिए बेसिकली उसकी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए काम करता है। लेकिन अगर ट्रेड के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी कंट्री नहीं है और इसका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो है टूरिज़्म और बाकी जो टैक्सेस वगैरह ये अपने डोमेस्टिक लोगों पर, डोमेस्टिक कंपनियों पर और बाहर की जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके ऊपर लगाते हैं, वो है इनके रेवेन्यू का सोर्स। अब इनका कंडीशन ऐसी हो गई है कि इनकी फॉरेन एक्सचेंज एकदम लो हो गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज लो कैसे होंगे? अब ज़्यादा आप इंपोर्ट करेंगे, लो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट नाम के नाम पे इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इन्होंने ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया पिछले 1-2 सालों से। और अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ईरान से ये ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और उसके बदले एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ पे टी। तो इनके पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, डॉलर नहीं है कि वो तेल भी खरीद सके, क्रूड ऑयल भी खरीद सके अपनी कंट्री को चलाने के लिए। वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 12.1 की दर से बढ़ रही है, पिछले साल दिसंबर में थी। तो अभी ये जब न्यूज़ मैंने पढ़ी तो बेसिकली बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके यहाँ इन्फ्लेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पावर्टी होती है और वो अब बैंकरप्ट होने के कगार पे होती हैं। बट मैं जब इस न्यूज़ को पढ़ रहा था तो मैंने एक डीप थॉट लिया और ये था कि मैंने तो ये सुना है कि जब कोई पर्सन बैंकरप्ट हो जाता है तो क्या होता है उसके साथ, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बोली लगती हैं और जो भी क्रेडिटर्स थे उसकी प्रॉपर्टी पे उसको लोन वगैरह दिया था, उसकी प्रॉपर्टी को बेच के उनके लोन की भरपाई की जाती है। पूरा फुलफिल तो नहीं हो पाता लेकिन जितना भी होता है सब आपस में बांट लेते हैं। लेकिन अगर एक कंट्री बैंकरप्ट चली गई तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है? क्या मतलब एक कंट्री का बैंकरप्ट होना, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने कभी हिस्ट्री में देखा नहीं है किसी कंट्री को बैंकरप्ट होते हुए, अगर 1-2 इंस्टांसेस को छोड़ दिया जाए तो अगर एक कंट्री एज अ होल जहाँ पे करोड़ों की पॉपुलेशन है वो अगर बैंकरप्ट हो गई तो उस कंडीशन में उस कंट्री की हालत क्या होगी? क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है फ्यूचर में? तो मैंने इस बारे में सोचा और रिसर्च वगैरह किया, तो उसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा और कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किए। उनमें सबसे पहला था इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन सबसे पहले उस कंट्री का बढ़ेगा। देखिए, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर कोई चीज़ महंगी मिलने लगती है, कोई सामान हम वस्तु कोई खरीदने जाते हैं मार्केट में और देखते हैं कि अगले दिन उसका रेट बढ़ गया, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं बेसिकली। तो रेट क्यों बढ़ता है? इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जो सामान प्रोड्यूस होते हैं, जो सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनका दर प्रोड्यूस होने का वो कम हो जाता है।
यानी अगर हम मान लीजिए मार्केट में अवेलेबिलिटी है 100 टन आलू की आज, और कल अवेलेबिलिटी हो गई 80 टन की, तो ऑब्वियसली जो परचेज़र हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो तो 100 टन के ही हैं पिछले पहले से बने हुए। अब वो जाएंगे मार्केट में, शॉर्टेज है 80 टन आलू बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली कि जो आलू बेचने वाला है वो अपने आलू का दाम बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास भी तो लिमिटेड है। वो जानता है कि मेरे पास लिमिटेड है, ये खत्म हो जाएगा, बाकी सप्लाई हो नहीं रही है, तो हम क्या करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचेगा वो, और उसकी प्राइस को बढ़ा देगा। तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन से क्या होता है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अगर कोई कंपनी है और उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं आ पा रहे हैं, रॉ बेसिक रॉ मटेरियल ही वो नहीं खरीद पा रहा है मार्केट से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा। अब उसके पास प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी तो है, लेकिन उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्या करेगा। देखेगा कि हम लिमिटेड अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी ज़रूरत है ही नहीं। जो पहले 100 हुआ करते थे उनको घटा के वो 50 कर सकता है, 60 कर सकता है। अब देखिए हुआ क्या उसके बाद, पावर्टी। अब जो एम्प्लॉयज़ वहाँ से निकले, वहाँ से उनको निकाल दिया गया किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से, तो वो क्या करेंगे। अब वो कुछ, उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो बेसिकली पुअर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगी पावर्टी। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए अब अगर ये बात फैल गई, ये बात ग्लोबल लेवल पे प्रूव हो गई कि एक कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उसको हेल्प कर सकती थी उस कंडीशन में जब वो कंट्री मजबूत थी, जब वहाँ पे वो बैंकरप्ट होने वाली नहीं थी, वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी, वो कंट्री भी अपना पैर खींच लेंगी उसको हेल्प करने से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट आएगा। कोई फॉरेन कंट्री ऐसी कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करेगी जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो उसके बनाए हुए सामान को खरीद सकें। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे सीज हो जाएगा। अगर कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर ले आ पा रही है अपने यहाँ, तो उसके पास डॉलर आएंगे नहीं, डॉलर आएंगे नहीं तो वो इम्पोर्ट कर नहीं पाएगा। और चूंकि उसके यहाँ खुद के यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, इन्फ्लेशन है, तो वो एक्सपोर्ट के नाम पे तो कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएंगे। फॉरेन असिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, वो भी नहीं आएगा, कोई एफडीआई में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई एफआईआई नहीं आएगा, एफपीआई नहीं आएगा। फिर उस कंडीशन में क्या जन्म लेता है, देखिए उस कंडीशन में जन्म लेता है इंसर्जेंसी, टेररिज्म, सेपरेटिज्म। मतलब आपने, मैं पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, 2-3 सालों से लगातार, आप यू नेम इट, कोई भी कंट्री, जब से कोविड-19 पड़ा हुआ है, हर जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े। जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ में, जो न्यूज़ में लगातार बने रहे हैं, मैं कई नाम गिनवा सकता हूँ आपको, जैसे वेनेजुएला ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, फिर उसके बाद लेबनान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, यू नेम इट, हर जगह प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 2-3 सालों में। और उन सभी का रीज़न रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इन्फ्लेशन। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो कजाकिस्तान में भी यही सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पे गवर्नमेंट रिज़ाइन ही करने वाली है, 1-2 दिनों में रिज़ाइन कर देगी। तो देखिए जब इंसर्जेंसी आता है और कंडीशन संभलती नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, एक कंट्री है उसमें पॉपुलेशन है, बहुत सी करोड़ों की पॉपुलेशन है, सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो उसमें कोई ये बोल देगा कि आइए हम अपना खुद का देश बनाएंगे, खुद की टेरिटरी कार्व करते हैं और उसका खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेपरेटिस्ट मूवमेंट। फिर उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कुछ लोग इतने ज़्यादा फैनेटाइज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती, और उनके कुछ पहले के एजेंडा रहे होते हैं, कुछ डिस्प्यूट रहे होते हैं गवर्नमेंट को की पॉलिसीज़ को लेके, जिसको वो मान नहीं रहे होते, तो वहाँ पे अपनी जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कंट्री जो बैंकरप्ट होने वाली है, जिसके पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ पे लगातार सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंसर्जेंसी चल रही है, उस कंट्री के पास क्या रास्ते बचते हैं। 2 रास्ते बचते हैं मेरे ख्याल से। वो ये कि एक तो ऐसा हो कि कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके पास आए, या कोई बड़ी कंट्री है, और वो ये कहे कि लो भैया तुम्हारी कंडीशन हमको देखी नहीं जा रही, और हम इतना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज तुम्हारे लिए अनाउंस कर रहे हैं, और उसके बदले में तुम करोगे क्या। भाई वो तो फ्री में करेगा नहीं, उसके बदले में वो कहेगा कि तुम अपने मार्केट को इस तरीके से डेवलप करो कि हम तुमसे आसानी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ, ट्रेड कर पाएँ बेसिकली, और हम फ़ायदा कमा पाएँ। एक ये कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में बेसिकली आप अगर इंडिया की कंडीशन को, इंडिया का एग्जांपल मैं दूँ, तो 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, तो उसमें आईएमएफ से इंडिया ने $7 बिलियन लिए थे। उसके बदले में इंडिया को आईएमएफ के कहे के अकॉर्डिंग अपने इकोनॉमी में चेंज करना पड़ा, और जिसका परिणाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, जो इंडिया को परस्यू करना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन एक आ सकती है। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है, हालांकि बहुत ही कम के एग्जाम्पल हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाए। ऐसा कंडीशन हुआ है, आप खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए,
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जितना भी जान माल का नुकसान हुआ था, जो भी शहर बर्बाद हुए थे, जितने भी लोग मारे गए थे, सबका जिम्मा गिने चुने देशों के ऊपर डाल दिया गया था। उसमें से सबसे टॉप पे था जर्मनी। जब ये सारा जिम्मा डाल दिया गया जर्मनी पर, तो उसके बाद ये बोला गया कि भैया तुमने इन सारे नुकसान को किया है, अब तुम इसकी भरपाई करो। तो इनकी भरपाई करते करते जर्मनी की ऐसी हालत हो गई कि वहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इतनी भुखमरी हो गई कि वहाँ के लोग त्रस्त हो गए। और फिर वहीं पर मौका देख के उभरी एक पार्टी जिसका नाम था नाजी। नाजी जर्मनी बोलते हैं हम उसको। और इतिहास गवाह है कि उसके बाद क्या हुआ। आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमता है, नाजी जर्मनी के इर्द गिर्द। तो एक पॉसिबल सिनारियो ये हो सकता है कि ऐसी गवर्नमेंट आ जाए उस कंट्री में जो कि टोटलिटेरियन हो, ऑथोरिटेरियन हो, और फिर उसके बाद वो मास किलिंग। आप अब मैं क्या बताऊं, आप देख रहे हैं इन शख्स को, कौन नहीं जानता होगा इनको। और फिर इन्होंने क्या किया वहाँ पे ज्यूज़ के साथ, इतिहास गवाह है उसका। ये कंसंट्रेशन कैंप हैं जहाँ पे ठूस ठूस के कमरे में लोगों को भरा जाता था और गैस छोड़ दिया जाता था मारने के लिए। तो ऐसी कंडीशन तक एक कंट्री को फेस करना पड़ सकता है अगर वो बैंकरप्सी के कागार पे है तो। हालांकि ऐसे कंडीशंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में, एक ही दो मिलेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि ऐसा हो सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि श्रीलंका जैसी कंट्री, जो कि इंडिया का बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक नेबर है, वहाँ पे हमारे कंट्री के होते हुए, इंडिया जैसी कंट्री होते हुए ऐसी सिचुएशन आएगी फ्यूचर में कभी। मुझे लगता है कोई बड़ी कंट्री या कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई फाइनेंशियल पैकेज जल्दी ही अनाउंस करेगा श्रीलंका के लिए। अगर कोई से रिसेंट डेवलपमेंट होती है ऐसी, तो उससे मैं इस चैनल के थ्रू आपको अवगत कराऊंगा। मेरा नाम है नितेश सिंह, आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।